हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज कैसे चल रही है। फटाफट से यार कमेंट करके बताओ ताकि यार हमें भी तो पता चले, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। डेली कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ ये चैनल को हमने हमारे मेन चैनल से सेपरेट किया था, ताकि यहां पे भी अलग से आपको 11th एंड 12th हर एक डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए पढ़ाई करवाया जाए। और जितना हो सके उतना हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हर टाइप के लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स के भी कंटिन्यूअस वीडियो आ रहे हैं, केमिस्ट्री के मैं खुद लेकर आ रहा हूं, मैथ्स 1 के मैं खुद लेकर आ रहा हूं, मैथ्स 2 के नौशाद सर लेकर आ रहे हैं और बायोलॉजी के हमारे अभिषेक सर लेकर आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली जो न्यू वीडियोस है विराट बैच के अंदर 11th साइंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो इस चैनल जेआर कॉलेज पे आ रहे हैं। ऑलरेडी वैसे जेआर ट्यूटोरियल्स पे कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट वहां पे बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को, या तो हमारा ये चैनल है ही, ये हमारा स्पेशल चैनल डेडिकेशन फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स है। तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट दिखाते रहना और ऐसे ही हम आपके लिए मन लगा के वीडियोस बनाते रहेंगे। आज का वीडियो अगेन मोस्ट डिमांडिंग केमिस्ट्री का वीडियो है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 10। इसका हम लोग आगे का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज 2 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है। उसमें से एक टॉपिक है कंबाइंड गैस लॉ, फिर हमें कुछ एक डेरिवेशन पढ़ना है, मोलार मास के ऊपर डेरिवेशन पढ़ना है, और एक रिलेशन है जो कि मोलार मास डेंसिटी के बीच में है। और वो सब चीज भी हम देखने के बाद लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज नथिंग बट द केएमटी। ठीक है ना? अब ये है क्या केएमटी? काइनेटिक मोलार थियरी बोलते हैं इसको, ठीक, मॉलिक्यूलर थियरी बोलते हैं, माफ करना। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है गैसेस के लिए, एक्चुअल में क्या है, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, ये सभी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखना। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, 1.25x की स्पीड से आप देख सकते हो, ताकि आप लोग और फास्ट इस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसमें हमने डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो थे हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक गैस लॉ देखा था, मेजरेबल प्रॉपर्टी देखा था, एंड ये देखने के बाद हमने 4 इंपॉर्टेंट लॉ देखे थे, जो कि ये थे गैस लॉ के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुरसेक लॉ एंड अवोगाद्रो लॉ। ये चारों लॉ जब हमने पढ़ लिया था, फिर हमने आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी समझाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या डिफर करता है रियल गैस से। उसका एक डेरिवेशन हमने बताया था, आप लोग को अगर याद आ रहा होगा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसके बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, ये सभी चीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है, शुरुआत होगा इस टॉपिक से जो कि है डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड द रियल गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं आप लोग के लिए। यहां पे मैं आईएमपी मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि देखो क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये साथ में मैं बता के चलता हूं। तो और आप लोग भी अपना देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में नोट्स बना के चलो, ये आप लोग के लिए जगह पे नोट्स बना देगा। ऑब्वियसली जब वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ कान में हेडफोन है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, लेकिन साथ में एक नोटबुक लेके बैठ जाओगे ना, रफली नोट्स बना के चलोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा याद करने में भी और फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए भी। तो इसलिए मैं बोलता हूं। तो आज का जो टॉपिक है पहला, वो है जो हमारा आइडियल गैस है और रियल गैस है, दोनों में बेसिक फर्क क्या है। जो बेसिक फर्क था, जब मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन समझाया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी टाइम मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी, उसी को इलाबोरेट करेंगे वापस से। तो यहां पे सबसे पहला चीज है, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक्चुअल में आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस ये होता है कि भैया ये एक ऐसा गैस होगा जो जनरली जितने भी गैस लॉ होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर ले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, ये सबको वो क्या करे, सेटिस्फाई करेगा अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन सब गैस लॉ को वो सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब इसमें प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए कि दुनिया में ना ऐसा गैस हो ही नहीं सकता। सॉरी माफ करना यार, मेरे मुंह के अंदर कुछ तो, मेरा दाढ़ी जो है ना बड़ा है, मुंह के अंदर बाल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो जो हमारा गैस इक्वेशन था, हम वही बात बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। इट इज व्हाट? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल कि कोई भी ऐसा गैस हो जो ये तीनों लॉ को सेटिस्फाई करता हो, इसीलिए वो आइडियल गैस है। और एक्चुअल में कोई ऐसा गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन वही रियल गैस की बात करें, रियल गैस एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में जो गैसेस हम लोग देख रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, N2, ये सब जितने भी गैसेस है वो रियल में गैस है, इसीलिए इसको हम लोग रियल गैस बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इट ओबेज ऑल द गैस लॉ। जैसे मैंने बोला हर लॉ को वो सेटिस्फाई करेगा, जिसे इसके पहले हमने देखा चार्ल्स लॉ पढ़ा, गैस लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा। कहां गया वो हमारा? देखो यहां पे मैंने आपको जब ये समझाया था बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, ये बॉयल्स लॉ पढ़ाया था कि फॉर ए फिक्स मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये पढ़ाया था। फिर हमने चार्ल्स लॉ भी आपको पढ़ाया, और जब खुद आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो मैंने क्या बोला, इट फॉलोज ऑल द 3 लॉ। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई गैस ऐसा करे, इसीलिए ये एक आइडियल गैस है, मतलब माना हुआ गैस है एक तरीके से, पर रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और ये तीनों लॉ, हर लॉ को सेटिस्फाई करता है, हर लॉ को वो ओबे करता है, मानता है अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर।
लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं करता। रियल गैस तभी गैस लॉ को मानेगा जब उसका प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। मतलब अंडर द सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जैसे कि अगर उसका टेम्परेचर टेम्परेचर हाई रखा है और प्रेशर को लो रखा है, लो प्रेशर टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर टेम्परेचर हाई रखा है, तभी रियल गैस क्या करेगा, जितने भी लॉज है उसको वो सेटिस्फाई या फिर ओबे कर पाएगा। अब जो आइडियल गैस होंगे ऑब्वियसली उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एटम्स भी होंगे। जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जैसे हमारा नाड़ा होता है वो इलास्टिक होता है ना, वैसे ही उसके गैस के मॉलिक्यूल इलास्टिक होंगे। अब आप बोल रहे हैं सर आप ये क्या बोल रहे हो, नाड़ा का और गैस का क्या लेना था, इसका मतलब समझाता हूं। जैसे समझ लो कोई एक सिलेंडर है मेरे पास या फिर कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैस होंगे। अगर मान लो उस सिलेंडर के अंदर, ये मान लो मेरा सिलेंडर है अंदर, मतलब अंदर का जो लेयर है सिलेंडर के अंदर का, ये गोल है, इमेजिन करो ये गोल है, ये सिलेंडर के अंदर का लेयर है और गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो इसको टकराएंगे ना, प्रेशर एक्सर्ट तो करेंगे ना। लेकिन जब इससे टकरा रहे हैं तो जैसे मैंने बोला कि आइडियल गैस क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या इलास्टिक है, तो जब ये इलास्टिक रहेगा तो जब इससे वो टकराएगा ना तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस नहीं होगी। ठीक है, कोई भी इलास्टिक चीज क्या होती है, सॉफ्ट होती है। मान लो जैसे बॉल है हमारा, ठीक है ना, बॉल एक इलास्टिक मटेरियल है फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसको इससे मारूंगा तो वो उसमें ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर कोई कड़क बॉल होगा और उसको हिट करूंगा तो वो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा और कहीं ना कहीं क्या करेगा, उधर से एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा होगा। तो इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि आप लोग का जो ये आइडियल गैस होता है, इसके मॉलिक्यूल से होते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन वही अगर मैं रियल गैस की बात करूं, रियल गैस के अंदर भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, रियल में कम होता है लेकिन होता तो है एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने ये आपको पढ़ाया था कि भैया सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में मीडियम और गैसेस में सबसे कम, लेकिन होता तो है ना। तो रियल जो गैस होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कहीं ना कहीं वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही होगी, यानी कि इसीलिए क्या है वो नॉन इलास्टिक है, वो क्या है, नॉट परफेक्टली इलास्टिक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहां पे आगे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो रियल गैस तो है ही नहीं ना, आइडियल गैस है, तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन रियल गैस में क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं हो सकता एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्योंकि होता है उसमें यार, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भले ही कम होता है लेकिन होता है, इसमें तो ना के बराबर नेग्लिजिबल है। एंड लास्ट, नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल, देयरफॉर द कोलिजन अकर्स विदाउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने अभी यहां पे बताया ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, विदाउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है भाई, रियल गैस है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना अट्रैक्शन का, ये इसमें प्रेजेंट है। जैसे मतलब रियल गैस है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो है वहां पे, प्रेजेंट तो है, एंड वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के प्रेजेंट होने की वजह से जो कोलिजन हो रहा होगा, यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे जो कंटेनर पे अपने अंदर की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो जो कोलिजन हो रहा है वहां पे, टकराव जो हो रहा है, उस टकराव के कारण वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली कोई चीज टकरा रही है तो एनर्जी तो लॉस होगी, क्योंकि ये रियल गैस है, और ये आइडियल गैस है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, विदाउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, 4 पॉइंट लिखना होता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, मैंने फिर भी 5 बताया हुआ है, आप ये पांचों के पांचों पढ़ के जा सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ जाएं ओके चलो, देखो सर्दी का टाइम है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कफिंग आ रही है मेरे को, तो प्लीज इग्नोर कर देना, माफ कर देना, माफी मांगना चाहूंगा उस चीज के लिए। चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं दोस्तों अगले टॉपिक पे। क्या टॉपिक दिया हुआ है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइंड गैस लॉ? कंबाइंड गैस लॉ का मतलब क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि हम लोग को एक चीज पता है, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, मैंने साइड में लिख के रखा है, ठीक है। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अगर मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं इस एनआर को यहीं पे रखा और यहां पे जो मल्टीप्लाई में टी है ना उसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, तो पीवी के साथ वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो पीवी यानी प्रेशर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, नीचे टेम्परेचर आ गया तो पीवी अपॉन टी हो गया इज इक्वल टू एनआर। और मुझे पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआर क्या होता है, वो एनआरटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया, वी नो दैट थिंग ओके। अब कांस्टेंट है तो अगर मैं यहां पे प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 टेम्परेचर 1 ले रहा हूं, वैसे प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 टेम्परेचर 2 ले रहा हूं, तो ये P1 V1 अपॉन T1 हो सकता है, और वैसे ही P2 V2 अपॉन T2 हो सकता है, और ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट। तो ये जो चीज मैंने लिखा है यहां पे, ये आपको दिख रहा है,
ये जो चीज आपको दिख रहा है यहां पे P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, ये आया कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन से ही आया। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हमने इस प्रकार से लिख दिया तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। क्या बोल रहा है? द आइडियल गैस इक्वेशन यूज इन दिस फॉर्म, मतलब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल टाइप में, मतलब बहुत ना के बराबर चांस है, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो अगर आपको पूछेगा कि सॉल्व बाय कंबाइंड गैस लॉ, तो आपको प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये यूज करके आप निकाल सकते हो। तो कंबाइंड गैस लॉ इसी को कहते हैं, बहुत ईजी है, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? बहुत ईजी अगेन, एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। हमने पढ़ रखा है मोलार मास वगैरह क्या होता है। अब एक चीज अगेन, मोलार मास का हम लोग को ये निकालना है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे PV इज इक्वल टू nRT, अगेन यहां पे आ गया, जो कि हमारा क्या है? एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। इस PV इज इक्वल टू nRT को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लिखूं, ये n इधर रखता हूं, बाकी R मल्टीप्लाई बाय T, यानी जो R है मेरा आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ये R और T को दोनों को PV के नीचे लेके आ जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो P मल्टीप्लाई बाय B अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T, n इज इक्वल टू के फॉर्म में हो गया। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। अब एक नोन मास अगर आपको दिया है, फॉर ए नोन मास ऑफ गैस, जिसका मास मेरा m होगा, मतलब ऑब्वियसली मेरा कोई पर्टिकुलर गैस होगा, उसका मास मैंने क्या लिया? m, दैट इज हमारा जैसे मास होता है वैसे कोई गैस का भी मास होता है, तो उसका मास क्या है? स्मॉल लेटर m। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज मास अपॉन मोलार मास। वी नो दैट थिंग, ये हम लोग को, मतलब आपने 9th में 10th में भी शायद पढ़ा होगा ये चीज, कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स n होता है, बराबर, नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या होता है? n होता है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? उस गैस का मास अपॉन मोलार मास ऑफ दैट गैस, यानी n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब यहां पे इस इक्वेशन नंबर 1 से, यहां पे अगर मैं लिखूं इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ये वैल्यू दे दूं, मतलब n इज इक्वल टू PV अपॉन RT, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, लेकिन हमको पता है कि n इज इक्वल टू m अपॉन m होता है। तो इस n के जगह पे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकता हूं क्या? तो इस n के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल n अपॉन कैपिटल M लिख दिया, और ये PV अपॉन RT जो है वो सेम टू सेम था। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास, मतलब कैपिटल M के फॉर्म में चाहिए, बराबर। तो कैपिटल M के फॉर्म में चाहिए, तो ये M को इधर भेज दिया, ठीक है, और PV को इधर भेज दिया, ठीक है ना। तो ये M उधर चला गया, बराबर, नीचे PV आ गया तो नीचे PV लिख दिया। अब यहां इधर चला गया तो RT भी M के पास जाएगा, तो M मल्टीप्लाई बाय RT हो गया। देखो मैंने सब लिख के रखा है, M मल्टीप्लाई बाय RT इज अपॉन PV, दैट इज नथिंग बट एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोलार मास बाय यूजिंग सम द वैल्यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, यू कैन यूज बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो आप लिख सकते हो, वैसे आपने डिराइव करने आए तो डिराइव भी कर सकते हो, ये आ गया। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन P इंटू V, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। ओके, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इजी है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो नजर डालते हैं। अब ये है रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी, मोलार मास एंड द प्रेशर। हमने डेंसिटी पता है हमको, डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने 9th में 7th 8th में पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मोलार मास अभी अभी हमने देखा क्या होता है। अब प्रेशर, तो इन तीनों को अगर मैं साथ में ले लूं, यानी डेंसिटी ले लूं, मोलार मास ले लूं और प्रेशर ले लूं, ठीक है, ये तीनों को अगर मैं साथ में कंसीडर करूं तो क्या एक रिलेशन बीच में आता है, यानी उनके बीच में क्या डेरिवेशन बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, ये हमको देखना है। तो एक चीज मुझे अगेन पता है यहां पे PV इज इक्वल टू nRT, जो कि अगेन क्या है मेरे लिए? आइडियल गैस इक्वेशन। देखो हर चीज वहीं से डिराइव हो रही है, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे प्रेशर जो था उसके अपॉन में, मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यहां से हटा के मैं क्या करूंगा, यहां भेज दूंगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो वो n के साथ v में डिवाइड हो गया, और जो RT है वो नीचे आ गया यहां पे। तो PV के नीचे RT आ गया, बराबर, v हट गया यहां से, v नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? P अपॉन RT क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये आपको समझा। बट मुझे एक चीज अभी अभी पता है कि n जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, वो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है, यानी मास अपॉन मोलार मास होता है। ये अभी अभी हमने पिछले एक्सप्रेशन से देखा, ठीक है। इस पूरे को उठा के इस n के पास डाल सकता हूं मैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहां पे हमारा ये P था अपॉन RT था इज इक्वल टू, इस n के जगह पे मैंने क्या डाला? m अपॉन m, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M डाल दिया, ठीक है।
और ये पूरा डिवाइड बाय क्या है, v है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कैपिटल M है ये नीचे आ जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैपिटल M नीचे आ गया, v के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर m बचा और ये p अपॉन RT वैसे का वैसे। ठीक है, अब मुझे एक और चीज पता है क्या, कि डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी जो होता है d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मैं क्या करता हूं इस केस में, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहा मास और ये रहा वॉल्यूम, यानी इतना पार्ट, यानी इस मास अपॉन वॉल्यूम के जगह पे ये मास और ये वॉल्यूम, इस मास अपॉन वॉल्यूम के जगह पे d लिख सकता हूं। यानी मैंने क्या लिखा, इसके जगह पे d लिख दिया और नीचे कैपिटल M तो था ही, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, P अपॉन RT वैसे का वैसे ही। तो ये P अपॉन RT इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब मुझे चाहिए M के फॉर्म में, तो मैं M को इधर भेज दूंगा, P को नीचे ले लूंगा और D अब मल्टीप्लाई बाय RT हो जाएगा। तो D यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T और नीचे प्रेशर आ गया। तो दिस विल बी माय एक्सप्रेशन, द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, मोलर मास एंड द डेंसिटी। तो इस तरीके से निकाला जाता है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। वैसे ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आप माइंड में रखोगे सब चीज को, कहां से शुरू हो रहा है, ये तीनों हमने पढ़ा, कंबाइंड गैस लॉ पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, या फिर ये रिलेशन पढ़ा हमने, इसके पहले का रिलेशन पढ़ा मोलार मास का। ये तीनों में शुरुआत कहां से हो रही है, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी हमारे आइडियल गैस इक्वेशन से हो रही है। करेक्ट, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, आप कुछ इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू चीजें पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो थियरी क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर क्या होता है। कभी कभी डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। बहुत ईजी है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। यानी कि आपको पता है कि समझ लो एक गैस रखा है, गैस के ऊपर आपने बर्तन रख दिया पानी भर के, अब आप उसको जब बॉईल कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर होता है, ऑब्वियसली उसके ऊपर जब आपने लिड रखा है तो वाटर वेपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पानी का भाप यानी वाटर वेपर, तो वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर। समझ में आ गया, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अगला है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसमें जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, मतलब जिस रेट से वो इवापोरेट हो रहा है, व्हाट डू मीन बाय इवापोरेशन, दैट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर इज नोन एज द इवापोरेशन प्रोसेस ना। और ये कब होता है, 100 डिग्री के बाद होने लगता है पानी के केस में, अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसमें जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। कैसे आएगा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, अब नीचे से आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, अब गर्म करने के बाद क्या कर रहे हो, वो पानी जो है वाटर वेपर बनने लगा और ऊपर जा रहा है, लेकिन आपने ऊपर से उसको पैक करके रखा है, यानी लिड लगी हुई है उसकी, और आपने फिर गैस बंद कर दिया। तो जब आपने गैस बंद कर दिया तो पहले तो यार वो गर्म है तो यार वाटर वेपर निकल रहे होंगे, लेकिन वाटर वेपर द रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है वहां पे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब टेम्परेचर मेरा डाउन हो गया है, तो ये जो भाप जो था ना, यानी कि जो वाटर वेपर था, अब धीरे धीरे वो क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। क्योंकि वी नो दैट थिंग कि जब पानी जब भाप बनता है और जब वेपर्स हो जाते हैं, तो वेपर जब कूल हो जाते हैं, यानी कि वापस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो वापस से वो पानी बन जाते हैं। यानी कि जब वेपर था गरम तो वो वेपर था, लेकिन जैसे ही ठंडा हुआ वो वाटर बन गया, वो नीचे आ गया, तो प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक टेम्परेचर पे अगर आ जाते हैं, तो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। यानी उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, समझा तो दिया है मैंने, लेकिन लर्न कर लेना। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है जो कि है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन मतलब, एक्वस मतलब क्या, कोई ऐसा चीज जो एक्वस है, यानी पानी जैसा चीज है। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है, वेपर प्रेशर, वाटर वेपर जो होता है, ऑब्वियसली ये जो वेपर प्रेशर देखा कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, जो सैचुरेटेड वाटर वेपर होगा, उसी को हम लोग एक्वस टेंशन बोलेंगे। पी प्रेशर एक्वस इसको बोला जाता है, एक्वस प्रेशर इसको बोला जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, तो ये 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है कई बार, जो कि एक KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस, जिसको KMT के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पहले से ही मार्क करके रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले मैं समझा देता हूं ये होता क्या है, फिर इसको लर्न कर लेना। ठीक है, समझ में आया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। अब ये है क्या, देखो, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस है, मतलब ये जो थियरी इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस कैसा बिहेव करता है। गैसेस का एक अपना फंडा होता है, जैसे सॉलिड एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, लिक्विड एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, तो वैसे गैसेस का भी एक अपना एक अलग बिहेवियर है।
वो बाकी सॉलिड और लिक्विड से काफी अलग है। तो जो गैसेस का बिहेवियर है उसको कौन स्टडी करता है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी करता है, और वो अपना एक अजम्पशन देता है। तो उसके अजम्पशंस क्या क्या है? अब अजम्पशंस का मतलब होता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, 100% सच है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर अजम्पशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज से करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो यस हम लोग एग्री करेंगे, यस इट इज श्योर कि वो रहते थे, लेकिन एग्जैक्टली जो हमें फोटो दिखाया जाता है एग्जैक्टली तो वो हमारा अजम्पशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आज से मतलब ये जो जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि धरती जो है मतलब ये पूरा पूरा सोलर सिस्टम है साइंस से आया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमारे भगवान ने इसको रचा है, मतलब एक क्रिएट किया हुआ है। तो देखा जाए तो ये सब थियरी है ना, assumptions ही है ना दुनिया में जो चीज हो रहा है। लेकिन हम तो क्या बिलीव करेंगे? जो हमें फैक्ट दिखेगा, जो हमें रियल में दिखेगा। अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे 10 रुपया रखा हुआ है और कोई बोलेगा कि देख यहां पे 10 रुपया रखा हुआ है, सोच, तो सोचने में और रियलिटी में देखने में फर्क है। तो जो हम देखेंगे और समझेंगे वही चीज हमारे लिए रियल है। तो assumptions मतलब एक तरीके से अज्यूम जो हम करते हैं वो है। तो assumptions क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी का? सबसे पहला कि जो गैसेस होते हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर या फिर जो एटम्स होंगे वो काफी छोटे होते हैं, ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, तो गैसेस के क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स। नेक्स्ट assumption क्या बोलता है? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। यानी कि जो गैस के पार्टिकल होंगे उसके एक्चुअल पार्टिकल का जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा है? एक्चुअल वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू किससे? एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो कंटेनर है वो एक सॉलिड मटेरियल होगा, और सॉलिड मटेरियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पर्टिकुलर एटम्स होंगे उन दोनों के बीच में वो ज्यादा होंगे, और ज्यादा होने के कारण जो कंटेनर खुद का है उसके पास वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। तो जो कहीं ना कहीं जो कंटेनर जिस भी पर्टिकुलर पार्टिकल से बना है वो है तो एक सॉलिड पार्टिकल ना। तो सॉलिड पार्टिकल को अगर गैस पार्टिकल से कंपेयर करोगे तो दोनों में वॉल्यूम में फर्क होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है किसका? गैस पार्टिकल का, ये बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, यानी जो कंटेनर है उसका। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसीलिए हम कोई भी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर गैस को क्या करते हैं? कंप्रेस करके रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, सबके घर में होता है, तो एक छोटा सा सिलेंडर के अंदर देखो कितना गैस भर रखा होता है, तो इसके लिए वो पॉसिबल हो पाता है, कंप्रेसिबल होते हैं गैस। ठीक है, समझ में आ गया? 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मान लो कि मेरे पास जो गैस सिलेंडर था उसमें मैंने एक होल मार दिया, मारना मत कभी, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्ट्रिक्ट वार्निंग। लेकिन अगर मान लो कहीं से लीकेज हो गया तो जो गैस निकलता है वो कहां जाता है? एक ही डायरेक्शन में जाता है या फिर हर जगह फैल जाता है? तो ऑब्वियसली इसका सवाल जवाब सिंपल है कि गैस का एक ऐसा नेचर होता है कि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं, उनके पास एक ऐसा होता है कि वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेट भागने की कोशिश करते हैं। और यही रीजन के कारण क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे भी मूव कर सकते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन। कोई इधर भाग रहा है, कुछ पार्टिकल्स इधर भागे, कुछ इधर, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, तो राइट। तो ये जो चीजें होती है ये बहुत रैंडमली जा रही होती है, हर डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में मीडियम होते हैं और गैसेस में बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। खासकर अगर आप आइडियल गैस पकड़ोगे तो नेग्लिजिबल है, और आप रियल गैस पकड़ोगे तो हाँ सम वॉट होता है, बट वो ना के बराबर ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा जो है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। कोई भी गैस के द्वारा जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या होता है कि जो गैस होता है जब किसी पर्टिकुलर इसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गैस का एक नेचर क्या है कि उसको भागना है, दूर दूर भागना है। लेकिन अगर आपने इस छोटी सी बॉटल में, जैसे मेरे पास एक छोटा सा बॉटल है, मैंने पानी पीने के लिए रखा हुआ है, अब मान लो इसके अंदर पानी नहीं होता, गैस होता, अब इसके अंदर मैंने गैस भर दिया, तो वो क्या करेगा? दूर भागने की कोशिश करेगा। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो इसका पानी मैंने पूरा पी लिया और इस बॉटल के अंदर मैं फूंक मार रहा हूं। जैसे आपके घर में कोई बॉटल होगा ना आधा लीटर का, या फिर कोई भी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका होगा ना, तो उसको ना फूंक मारना। जब फूंक मारोगे ना तो धीरे धीरे ना फूलेगा। क्यों फूल रहा है? क्योंकि उसके अंदर के जो गैस जो हम लोग फूंक रहे हैं, जो हवा मार रहे हैं, तो वो गैस है ना, तो गैस अंदर जमा होते जा रहा है और गैस को चाहिए निकलने के लिए जगह, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अंदर से, उसके वॉल्स जो होते हैं ना उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो जो गैस का जो प्रेशर
कंटेनर के वॉल पे लग रहा है ना अंदर की तरफ से, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसको फाड़ भी सकता है। और इसीलिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो जिस कंटेनर में वो रखा जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ये कभी कभी होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द प्रेशर इज अप्लाइड, बट ये होता है। और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये थे हमारे टोटल 5 अजम्पशंस जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का वीडियो था ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर में, तो फटाफट से हम लोग कराएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर फटाफट से मुझे कमेंट करना कि अगला चैप्टर आपके लिए कौन सा लाना है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये वाला लाओ, ये वाला लाओ। क्योंकि देखो मैं क्या हमेशा बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे 11th के बच्चे हैं जो किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, कुछ किसी कॉलेज में, तो किसी में 5वां चैप्टर, किसी में रेडॉक्स रिएक्शन चालू करवा रहे, तो किसी में स्टेट ऑफ मैटर चालू करवा रहे, तो किसी में कुछ और चालू करवा रहे, किसी में एनालिटिकल केमिस्ट्री चालू करवा। मतलब देखो मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि मैं जितना हो सके फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। और क्यों? क्योंकि देखो 11th स्टैंडर्ड के हर दिन एक एक वीडियोस में ला रहा हूं, तो मुझे चारों सब्जेक्ट लाना है, फिजिक्स भी लाना है, केमिस्ट्री भी लाना है, मैथ्स भी लाना है, मैथ्स 2 भी लाना है, मैथ्स 1 भी लाना है, और बायोलॉजी भी लाना है। तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर मी, बट फिर भी आई एम ट्राइंग एंड माई टीम इज ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम आपको चीजें क्वांटिटी पे दे पाए और क्वालिटी के साथ दे पाए। बस हम पे भरोसा रखना, जिस प्रकार आपने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के टाइम भरोसा रखा है, जेआर कॉलेज पे अपने कॉलेज के दिनों में भी भरोसा रखना। आपका भरोसा जरूर से हम जीतेंगे और बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को पहुंचाओ। 11th स्टैंडर्ड के जितने भी दोस्त होंगे सबको पहुंचा देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।